हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस सेशन में देखेंगे चैप्टर 10 क्लास 9th एनसीईआरटी का। ठीक है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैपिंग देखेंगे। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइप देखेंगे इसके। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल मेक अ शॉर्ट नोट अबाउट ग्रेविटेशंस। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के उनको देख लेंगे, एक जगह उसको नोट करा देंगे ताकि इनके बेस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको आसानी से टैकल कर सकें। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशंस। ठीक है, ग्रेविटेशंस आपका चैप्टर 10 है। तो ऐसे नोट्स आप बनाते चलेंगे, ये बेसिक नोट्स हैं जिनको आप एक डायरी में नोट करते चलें या एक नोटबुक जो आपने बनाया है उसमें आप लिखते चलें। ठीक है, ग्रेविटेशंस में आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग याद रखने की क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ग्रेविटेशंस में पढ़ना है वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। ठीक है, जिससे हम एक फॉर्मूला जो F = G m1 m2/r² का इवैल्यूएशन करते हैं ये आता है। ठीक है, बायोंट फोर्स, ये आपको थर्स्ट एंड प्रेशर्स ये पढ़ना नहीं है अभी सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी बिकॉज कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी लेकर चल रहे हैं और उनके में ये टॉपिक कवर हुए हैं। ठीक है, तो मैं इनको भी करा दूंगी ताकि ऐसे बच्चे जिन्हें एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करना है तो ये टॉपिक उनका छूटे नहीं। बाकी आप जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनका जो जो पॉइंट्स है वो ले लेंगे और मैं उनको बता दूंगी कि उन्हें कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? देन आता है एसिलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, ये फिक्स होता है। ठीक है, जो ग्रेविटी की वजह से एसिलरेशन है ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकेंड²। सो हम इनको भी देखेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स F और जो ग्रेविटी है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी। जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी का डिफरेंस बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेंगे क्या डिफरेंसेज हैं इनकी वैल्यूज कहाँ पर कैसे चेंज होती हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट में। सो ये पॉइंट्स पढ़ने हैं बेसिकली हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ये है हेडिंग आपकी। तो पॉइंट आप समझना सबसे पहले, इफ़ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, it accelerate towards earth. The stone is when accelerated toward earth means some force is acting upon it. ठीक है, कोई एक स्टोन है, मान लो यहाँ पर एक स्टोन है, आपने बिना पुश किए उसको हाइट से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जब आपने बिना पुश किए उसको हाइट से ड्रॉप किया तो वो अर्थ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे न्यूटन्स ने एक एग्जाम्पल दिया था, न्यूटन ने एप्पल का, कि एप्पल गिरता है, ठीक है, फॉल डाउन करता है ट्री से, तो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है ये एक ऊंचाई से। द स्टोन व्हेन एसिलरेट टू अर्थ, जब ये स्टोन है जो अर्थ की तरफ आ रहा है ये एसिलरेट करता है, इसका मतलब होता है कि इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो आप कह सकते हैं ऐसा फोर्स जो जिस वजह से जो ये अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर उसको खींच रही है, अपनी ओर उसको पुल कर रही है, ऐसे ही फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये स्टोन है, पृथ्वी, ये जो अर्थ है, जिस फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है, इस फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। हियर स्टोन आल्सो अट्रैक्ट अर्थ, इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स पर वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर इज़ाक न्यूटन इन 1687 प्रपोज्ड ए लॉ अबाउट फोर्स ऑफ attraction between the two objects in the universe which is known as Newton's law of gravitation। ठीक है, तो 1687 में न्यूटन सर ने एक लॉ को प्रपोज किया जो ये था कि जो जब कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं यूनिवर्स के, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसके बारे में इन्होंने एक लॉ प्रोड्यूस किया और उस लॉ को बोला गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक लेट कर लेते हैं, वी हैव टू ऑब्जेक्ट,
A एंड B, मास ऑफ देयर m1 एंड m2, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट ले लिए जिनके मास हैं m1 एंड m2, ये दोनों एक दूसरे से अपार्टेड हैं d डिस्टेंस पर, मीन्स एक दूसरे से d डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो ये लॉ है न्यूटन्स ग्रेविटेशन का, ये बोलता है फोर्स बिटवीन देम, ठीक है, जो इनके ऊपर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, d है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशन मिल जाती हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर हमें इन्हें कंबाइंड करना होता है। तो जब हम इन्हें कंबाइंड करते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब हमें ये कांस्टेंट, ये जो साइन है इसको हटाना है, ठीक है। सो इसको रिप्लेस करेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर से, ठीक है। और इसी g को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू होती है इसकी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ठीक है। यूनिट इसकी कैसे निकालनी है आपको वो भी मैं सिखा देती हूँ, ठीक है। कैसे निकालेंगे यूनिट, अब यहाँ पर हमको क्या मिला है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। सो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है g की, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। बट हमको यूनिट पूछा गया है एग्जाम में, मान लो, तो आप कैसे लिखेंगे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, बट यहाँ स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, बट यहाँ पर 2 मास हैं तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम हो जाएगा kg स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ g लिखी हुई है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। सो आपको ये समझ आ गया है, और इसी g को ही बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दिखा दिया मैंने आपको किस तरीके से ये जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कैसे इसकी यूनिट निकालनी होती है। रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जिसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसे हम बोलते हैं एवरी एक्शन हैज रिएक्शंस इन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वही है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इनका और ग्रेविटेशन लॉ के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको पढ़ना है इसमें। According to Newton's third law of motion, every object exerts equal and opposite force on other object but in opposite direction. According to Newton's law of gravitation, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ये हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर मासेस, ठीक है। जितने भी मास हैं इस यूनिवर्स के वो दूसरे अदर मास को, दूसरे मास को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, ठीक है। जब हम केस लिए थे इसके पहले कि कोई एक स्टोन है जो कि हाइट से उसको नीचे अर्थ पर ड्रॉप किया जा रहा है, देन स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ, ठीक है। जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इट मीन्स अर्थ अट्रैक्टेड द स्टोन्स, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन द स्टोन शुड आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, एंड रियली इट इज ट्रू दैट स्टोन आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स, ठीक है। सो हमें ये पता है कोई स्टोन है जो ऊंचाई से गिर रहा है, तो हम ये कह देते हैं कि जो अर्थ है उस स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखें तो उनका स्टेटमेंट ये है एवरी एक्शन हैज रिएक्शंस इन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब वो जो स्टोन है वो अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा, और इट इज़ ट्रू, ठीक है। ये ट्रू है बिकॉज इट फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो जो स्टोन है वो अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सेम फोर्स से। किस फोर्स से, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। बट ड्यू टू वेरी लेस मास ऑफ स्टोन, अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में स्टोन की कंपेयर करें, मास की स्टोन के मास की कंपेयर करें, तो स्टोन का मास क्या होता है, बहुत ही लेस होता है। सो द एक्सीलरेशन a in its velocity is 9.8 meter per second square and accelerations a of earth toward stone is 1.67 into 10 power minus 24 meter per second square, which is negligible and we cannot feel it, ठीक है।
सो जो स्टोन पर अर्थ की तरफ लग रहा है फोर्स वो नेग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए जो अर्थ पर फोर्स लग रहा है स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, वही हम कंसीडर करते हैं, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी बोलते हैं जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के? फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? हम मतलब खड़े हुए चल रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, एवरीथिंग जो हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अर्थ से बंधे हुए हैं। अर्थ से किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से हम अर्थ से बाइंड है। ठीक है, सो द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब जो चंद्रमा है ये भी अर्थ के चारों ओर रोटेट करती है, रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, तो जो ये मोशन है उसका भी सेम रीजन। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब अर्थ है ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व होती है। ठीक है, ये हो गया। द टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी। ठीक है, चंद्रमा की वजह से सी में यानी कि समुद्र में जो भी टाइड्स आते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशंस ड्यूरिंग फ्री फॉल। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल हो रहा है और एक्सीलरेशंस ड्यूरिंग फ्री फॉल, और एक्सीलरेशंस क्या होगा उस टाइम पर ये आपको बताना है। When an object is thrown upward, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं तो ये एक सर्टेन हाइट पर जाता है, उसके बाद ये अर्थ की तरफ गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अर्थ है उस पर जो भी हम चीज़ें ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर देता है। ठीक है, और इसी गिरने को ही क्या बोला जाता है? फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यही पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर गिवन है। When an object is thrown upward, it reaches certain height, then it start falling down towards earth. It is because the earth's gravitational force exert on it. This fall under the influence of earth is called free fall of an object. During this free fall direction do not change, but velocity continuously change, which is called accelerations due to ग्रेविटी। ठीक है, तो डायरेक्शंस अगर ये ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा ना भाई, इसका डायरेक्शंस तो चेंज नहीं होगा। तो वही बोला गया है ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, बट वेलोसिटी एवरी प्लेस वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, और इसे ही बोला जाता है एक्सीलरेशंस, क्योंकि एक्सीलरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स वो समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स दिस इज एक्सीलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय जी, इट्स यूनिट इज सेम एज एक्सीलरेशंस। ठीक है, तो एक्सीलरेशंस की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जी की भी वैल्यू सेम होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और अर्थ सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या होती है ये फाइंड आउट करना है। द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस प्रोड्यूस्ड in a freely falling object due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो फ्रीली फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसमें जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसे ही बोला जाता है एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल जी एंड इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये हमेशा कहाँ पर एक्ट करता है? वर्क करता है सेंटर ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम जी की बात करें कि सरफेस पर इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, F इज इक्वल टू जी, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, इंटू एम, क्योंकि 2m होता है, m1 इंटू m2, तो me हो गया मास ऑफ अर्थ इंटू m अपान दोनों के बीच की दूरी जो हो गई दोनों ऑब्जेक्ट की r स्क्वायर हो गई। ठीक है, r हो गई तो r स्क्वायर कर देते हैं। एंड इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g ड्यू टू फोर्स f, देन, और आपको पता है F इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर्मूला प्रोड्यूस करता है, F इज इक्वल टू ma, और हमें एक्सीलरेशन पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? g है, तो रिप्लेस कर देंगे तो F इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? m इंटू जी। तो हमें फोर्स के दो फॉर्मूले मिल गए, F इज इक्वल टू g me स्मॉल m अपान r स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला मिल गया F इज इक्वल टू m इंटू जी।
अब दोनों ही फॉर्मूले फोर्सेस के हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो इक्वेटिंग करेंगे, एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर, ठीक है। सो स्मॉल एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखनी है। आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.66 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अर्थ मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो ये होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। रेडियस की बात करते हैं तो अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6.37 इंटू 10⁻6 और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। जब हम वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करते हैं आप इसको, तो जी की वैल्यू आती है लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इतना तो वर्क कर ही सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। रिलेशनशिप की अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपन आर स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला आपको ला देना है। किस तरीके से आया, तो दोनों का फोर्स, पहला फोर्स जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था वो जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर, पहला फोर्स ये हो गया। दूसरा एफ इज इक्वल टू एम जी, दोनों की इक्वेट कर देंगे तो हमें स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशंस मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला तो ये रिलेशन पूछा जा सकता है, दूसरा फ्रिक्शनल जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशंस और डिफरेंस दोनों ही पूछा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप छोड़ना नहीं, बहुत ही अच्छे से पढ़ना। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, बट प्लीज़ आप वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। सो डिफरेंस देख लेते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी का। कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू की बात करें तो 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है और जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू एवरीवेयर, हर जगह कांस्टेंट ही रहती है, चेंज नहीं होती है, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू एवरी प्लेस पर ये चेंज होती रहती है। यूनिट की डिफरेंस दिखा देना, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और स्मॉल जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस दिखा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिफरेंस का और रिलेशंस का, तो बहुत अच्छे से आप इसको कवर करिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेते हैं। If 2 stone of 150 gram and 500 gram are dropped from a height, which stone will reach the surface of earth first and why? Explain your answer, ठीक है। मतलब एक हैवी है, एक लाइट है, दोनों के एक ही समय पर एक ही ऊंचाई से ड्रॉप किया जाता है, तो कौन अर्थ पर पहले पहुंचेगा ये आपको बताना है, ठीक है। सो देख लेते हैं। इट वॉज गैलीलियो, ये गैलीलियो थे who first time demonstrated and depicted that the acceleration of an object falling freely toward earth does not depend on the mass of the object, ठीक है। तो गैलीलियो ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल हो रही है वो कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। So it can be verified by universal law of gravitation. Let an object of mass m is allowed to fall from a distance of r from the center of earth, ठीक है। So यहाँ पर देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी क्या थी, F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। एक्टिंग फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, इक्वल पुट किया था तो जी की वैल्यू हमें मिली थी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर स्क्वायर, यही तो मिला था। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी है। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई मास आपको दिख रहा है नहीं ना, ये किसका मास दिख रहा है, अगर दिख भी रहा है तो ये अर्थ का मास है। तो ऑब्जेक्ट के किसी मास पर यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के मास पर, ठीक है। सो दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही चाहे वो लाइटर मास के हों या हैवियर मास के हों, दोनों ही सेम टाइम पर अर्थ पर पहुँचेंगे, ठीक है।
So acceleration is an object falling freely toward earth depends on the mass of earth and height of the object from the center of the earth. So a stone of mass 150 gram and 500 gram will reach the earth surface together. ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है और ये फॉर्मूले से, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सो द हैवियर एंड द लाइटर object, mass of object will reach at the same time, or we can say reached together. Equation of motion when an object is falling freely toward earth or thrown vertically upward. ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के 3 इक्वेशंस पढ़े थे ना, यही तीनों इक्वेशंस पढ़े थे मोशंस के इक्वेशन, और इन्हीं को अब हमें पढ़ना है कब, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करते हैं या थ्रोन करते हैं अपवर्ड साइड में. तो केस 1 हम देख लेते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड अर्थ विद इन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, देन वेलोसिटी v आफ्टर t सेकेंड. तो ये पता है आपको, हमेशा तीनों फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो यहाँ पर अब एक्सीलरेशंस को रिप्लेस करना है g से, बाकी सब कुछ एज इट इज रहना है. तो फर्स्ट मिल जाएगा आपको v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, और हाइट की बात करेंगे h इज इक्वल टू मिलेगा u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एंड थर्ड लॉ जो है, थर्ड रिलेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, बस g को ही रिप्लेस किया गया है a से, बस और कुछ नहीं है. केस 1 हो गया. और ये किस के लिए था, जब फॉलिंग हो रहा है, अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है एक वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u से. सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशंस, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, यानी कि रेस्ट पोजीशन से वो फॉल कर रहा है. जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तब क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, और u की वैल्यू 0 है, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जी टी. हाइट क्या मिल जाएगी, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो u की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको मिल जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, और u की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से u की वैल्यू 0 हो जाएगी. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2gh. ठीक है, केस 2 हो गया. केस 3 ये है जब हम अपवर्ड उसको थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, नीचे है, नीचे से आप उसको ऊंचाई की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तब जो एक्सीलरेशन होगा वो माइनस जी हो जाएगा. बस इसी इक्वेशन में आप जहाँ जहाँ पर स्मॉल जी है वहाँ पर आप माइनस जी रखेंगे. तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी था, तो g की जगह पर माइनस जी रखना है, g इंटू टी, तो ये हो जाएगा u माइनस जी टी. ठीक है, सेम दूसरा इक्वेशन अगर हाइट की बात करें तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh. ठीक है, तो आई होप ये तीनों इक्वेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ मास है, वेट है, अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो आप फिर से देख लो. बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज हमने कवर किया है. कितने फॉर्मूले पढ़े मैं यहाँ पर आपको नोट करा देती हूँ, आप इन्हें नोट करें. सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर. पहला फॉर्मूला नोट करें ग्रेविटेशनल फोर्स का. दूसरा फॉर्मूला नोट करें फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, ये नोट करें. तीसरा फॉर्मूला रिलेशनशिप का नोट करें, g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर स्क्वायर, ये नोट करें. ठीक है, हो गया ये. अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है v, u और h का रिलेशन जो है, तो पहला हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. दूसरा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. तीसरा हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको इन्हें नोट करके रखना है. ठीक है, और जहाँ पर हम थ्रोन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को वहाँ पर g की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी. तो इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले आज की क्लास के नोट कर लेने हैं. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.